नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान जेट क्लास के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। तो आज हम आपके साथ लेकर आए हैं जेट 2025 पेपर सॉल्यूशन केमिस्ट्री। हमारे साथ हैं हमारे आदरणीय सर आकाश शर्मा जी। सर से भी आप रूबरू हो लीजिए। नमस्कार साथियों, जेट 2025 पेपर सॉल्यूशन केमिस्ट्री का, जैसा कि समय खराब ना करते हुए पहला क्वेश्चन। देखिए, अपना पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नमक गर्म करने पर NO2 गैस नहीं देता है। ठीक है ना। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी KNO3। ठीक है ना। और KNO3 को गर्म करते हैं तो क्या बनता है KNO2 प्लस O2। ठीक है ना। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा KNO3। कौन सा नमक गर्म करने पर NO2 गैस नहीं देता, तो NO2 गैस कौन सा नहीं दे रहा है KNO3। ठीक है ना, पोटेशियम नाइट्रेट। बात करते हैं आपसे अगले क्वेश्चन की। डी ऑर्बिटल का आकार है। ठीक है ना। तो देखिए, साइज ऑफ डी ऑर्बिटल हमसे कह रहा है, तो हमने कहा S, P, D और F। SPDF ऑर्बिटल होते हैं या सबसेल उपकोष भी इन्हीं को कह देते हैं। तो S सबसेल या उपकोष या ऑर्बिटल की हम आपसे बात करें तो S जो कक्षक होता है उसका आकार होता है गोलाकार। कैसा होता है दोस्तों? गोलाकार। ठीक है ना। और P की बात करें तो P में हमने बताया था डंबलाकार, डंबलाकार होता है, डंबलाकार। और D ऑर्बिटल की आपसे बात करें तो इसका आकार होता है डबल डंबलाकार या द्विडंबलाकार, द्विडंबलाकार, द्विडंबलाकार। और F कक्षक की आपसे बात करें तो F कक्षक का आकार जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है साथियों। कैसा होता है? जटिल। ठीक है ना। तो D ऑर्बिटल का आकार है गोलाकार, S का होता है डंबल, P का होता है जटिल, F का होता है। तो D ऑर्बिटल का आकार तो द्विडंबलाकार या डबल डंबलाकार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि द्विडंबलाकार किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विलिस्टर कॉपर है, शुद्ध कॉपर है क्या? कॉपर का अयस्क है, कॉपर की मिश्र धातु है, या शुद्ध कॉपर है, या अनुत्तरित प्रश्न है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। फिर है लगभग 80% फास्फोरस मिट्टी से जड़ की सतह तक किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है? फास्फोरस को मिट्टी की जड़ की सतह तक किसके माध्यम से पहुंचाया जा सकते हैं? तो डिफ्यूजन आप पढ़ते हो, विसरण। ठीक है ना। विसरण की क्रिया द्वारा आप फास्फोरस को मिट्टी की जड़ों तक पहुंचा सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर है अम्लीय मिट्टी में फास्फोरस की उपलब्धता अधिशोषण और अवशोषण के कारण कम हो जाती है। तो इसमें अपना राइट आंसर रहने वाला है क्या? FeAl ऑक्साइड। ठीक है ना, यानी कि आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, V। राइट आंसर हमारा हो जाएगा V। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पोटास का म्यूरिएट भी कहा जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आप कह रहे थे वहां पर म्यूरिएट, और किसका यहां पर पूछा? पोटास का। तो पोटास का राइट आंसर हो जाएगा क्या? KCl। क्या हो जाएगा राइट आंसर? KCl हो जाएगा बच्चों। तो राइट आंसर हो जाएगा KCl। ठीक है ना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पौधों में रेडॉक्स प्रतिक्रिया में शामिल होते हैं, ये पौधों में रेडॉक्स प्रतिक्रिया में शामिल होते हैं। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, Mn और Fe। ये भाई रेडॉक्स प्रतिक्रिया में शामिल होते हैं, Mn और Fe। ठीक है ना। 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध वसा का विशिष्ट गुरुत्व है। 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध वसा का विशिष्ट गुरुत्व रहता है अपना 0.93, ऑप्शन सी। ये एग्री केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर अपना हो जाएगा 0.93। ठीक है ना। कौन से 3 प्राथमिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को सामान्यतः पूर्ण उर्वरक माना जाता है? ठीक है ना। तो देखिए, इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, नाइट्रोजन, फास्फोरस। प्राथमिक उर्वरक माने जाते हैं पूर्ण उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, दूध में प्राथमिक प्रोटीन है, दूध में प्राथमिक प्रोटीन की बात कर रहा है। तो देखिए, अपना राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, कैसीन। दूध में क्या पाया जाता है प्राथमिक प्रोटीन के रूप में? कैसीन। ठीक है ना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जैव आवर्धन के लिए जिम्मेदार है? ठीक है ना।
तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक, ए राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना। और निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोरीन व्युत्पन्न शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, बताइए। SF6 राइट आंसर क्या होने वाला है, SF6। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा क्या, बोर्डो मिश्रण खरपतवारक नाशक है, बिल्कुल गलत। ये अब कौन सा कथन सही नहीं है, ये गलत है भाई वैसे भी, ठीक है ना। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। कार्बनिक यौगिकों में मौजूद हैलोजन का अनुमान इस प्रकार लगाया जाता है। तो हमारे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे वो सर आपको बताएंगे राइट आंसर के लिए। आकाश जी सर। बेटा कार्बनिक यौगिकों में मौजूद हैलोजन का अनुमान किस विधि से लगाया जाता है, ये लगाया जाता है अपन को कैरियस विधि के द्वारा। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से किसमें 3 केंद्र 3 इलेक्ट्रॉन पाई बंद हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है सर, ऑप्शन सी, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आणविक सूत्र C6H5, आणविक सूत्र आणविक सूत्र C5H10 वाले स्टीरियो आइसोमर सहित चक्रीय यौगिकों की कुल संख्या हमसे पूछ रहा है। तो इसमें चक्रीय यौगिकों की कुल संख्या आ जाएगी 7। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना, 7 हो जाएगी भाई। CH3+ का आकार है, CH3+ का आकार है, तो CH3+ का आकार होता है क्या, ट्राइगोनल प्लेनर, समतल त्रिकोणीय हो जाएगा। और CH3+ की बात करें तो संकरण हो जाएगा इसमें CH3+ में क्या, कार्बन प्लस, और देखिए कार्बन, ये तो स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी, और कार्बन की वैलेंसी आपको ज्ञात है कितनी होती है, 4, ठीक है ना। तो 3 सिग्मा बॉन्ड के कारण संकरण की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, sp2, ठीक है ना। तो CH3+ का आकार sp2 संकरण में हो जाएगा त्रिकोणीय समतलीय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन उभयनिष्ठ नाभिक स्नेही है, यानी कि एम्फोटेरिक न्यूक्लियोफाइल हमसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं एम्फोटेरिक कौन कौन से होते हैं, Cn-, NO2 और HCN, ठीक है ना। यानी कि वे एक दंतुक लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं परंतु एक समय में एक ही लोन पेयर का दान होता है, वो एम्फोटेरिक लिगेंड्स कहलाते हैं। तो इसमें देखिए अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Cn-। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे एडम उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो प्लेटिनम के एक अन्य नाम की हम अदर नेम की आपसे बात करें तो आप उसे एडम कह सकते हैं सर, सही है गलत है। तो राइट आंसर आप प्लेटिनम को लेकर के क्या बताना चाहोगे आकाश जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है ना, प्लेटिनम डाई ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकर्मक एसिटल्डिहाइड और एसीटोन दोनों को संगत एल्केन में परिवर्तित करेगा। ये अभिक्रिया हमने खूब बताई है आपको, ZnHg+ कंसंट्रेट HCl जिसको बोलते हैं क्लीमेंसन अपचय, क्लीमेंसन अपचय। राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए आप कि निम्नलिखित कार्बोक्सिलिक अम्लों में से वह अम्ल जो मिथाइल एल्कोहल के साथ सबसे धीमी दर पर अम्ल उत्प्रेरित एस्टरिफिकेशन से गुजरता है वह है। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए आप नोवोलेक का मोनोमर है, नोवोलेक का मोनोमर आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, ऑर्थो। नोवोलेक का मोनोमर है क्या, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिलफिनोल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिलफिनोल। अभी तो देखिए राइट आंसर आपको लगा रहे हैं, इन क्वेश्चनों की विस्तृत चर्चा हम करेंगे आगे की क्लासों में, ठीक है ना। चलिए भाई, एक रसायन जो पेप्सिन के स्राव को उत्तेजित करता है, तो इसमें अपना राइट आंसर आगा जी क्या रहने वाला है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, स्टामिन, ऑप्शन सी, स्टामिन, ठीक है ना, बिल्कुल। 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 8.21 ATM पर 3 लीटर O3 में कुल ऑक्सीजन मोलों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं PV बराबर nRT से, किससे, PV बराबर nRT से। प्रेशर कितना दिया गया है अपने को, 8.21, ठीक है ना, और वॉल्यूम कितना दिया गया है, वॉल्यूम है 3 लीटर बराबर n नंबर ऑफ मोल्स। और बात करें R, यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, ठीक है ना, और R की वैल्यू आप जानते हो जब दाब दिया होता है, R की मैंने आपको 3 वैल्यू बताई थी बेटा, ठीक है ना।
कि भाई प्रेशर के संदर्भ में क्या लेते हैं, तो प्रेशर जब दिया गया होता है तो आर की वैल्यू हम लेते हैं क्या 0.0821, ठीक है ना। और टेम्परेचर इसमें किस में लेते हैं, केल्विन में लेना है। तो अपने को जो टेम्परेचर दिया गया कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैंने आपको जब मोल कंसेप्ट पढ़ाया था तब बताया था कि ताप परिवर्तन कैसे करते हैं। तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 273 प्लस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों, 273 प्लस। तो 273 प्लस करेंगे तो 300 केल्विन में हो जाएगा। और एन की वैल्यू निकालेंगे, इसको आप इसका भाग लगा देना और भाग लगाओगे तो हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 3 मोल। कितनी बेटा, 3 मोल, ठीक है ना। इसमें इसका भाग लगाने पर कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 3। राइट आंसर सी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, सी, ठीक है ना। अपने प्रश्नों को अच्छे से देखना, मिलान करना बच्चों। आशा करता हूँ आपने पेपर अच्छा किया होगा, ठीक है ना। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य क्वांटम संख्या में वृद्धि के साथ हाइड्रोजन परमाणु में आसन ऊर्जा स्तर के बीच ऊर्जा अंतर पूछ रहा है भाई। तो ये क्वेश्चन हमने बहुत पढ़ाया, आपको बहुत पढ़ाया, एटॉमिक स्ट्रक्चर से कहा था भाई आते हैं क्वेश्चन। तो देखिए मैंने आपको बताया था एनर्जी लेवल यानी कि ऊर्जा स्तर, ठीक है ना, या नंबर ऑफ सेल की बात करें कोषों की। तो देखिए हमने कहा कि n = 1, n = 2, n = 3 और n = 4, यानी कि पहला कोष भाई एनर्जी लेवल या कोष को अपन ऐसे दर्शा सकते हैं या ऐसे भी दर्शा सकते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस नाभिक हो गया और नाभिक के बाद फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपसे हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन परमाणु की। तो हाइड्रोजन परमाणु में मैंने आपको ऊर्जा का फॉर्मूला बताया था क्या, En बराबर -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, क्लियर। और यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए पहले कोष की जो ऊर्जा बताई थी वो कितनी थी, -13.6, ठीक है ना। सेकंड सेल की जो ऊर्जा थी -3.4 और थर्ड की थी -1.51 और फोर्थ की थी -0.8, ठीक है ना। ये क्या थी, कोषों की ऊर्जा। तो आप देख रहे हो एक कोष से, यानी कि जैसे जैसे ऊर्जा का लेवल बढ़ रहा है, मैंने आपको बताया था कि जो नाभिक के पास रहता है कोष, उसकी ऊर्जा क्या रहती है, सबसे कम। फिर धीरे धीरे जैसे नंबर ऑफ सेल, कोषों की संख्या बढ़ती है, ठीक है ना, तो ऊर्जा स्तर भी क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो इसमें ये कह रहा है कि जैसे आप उच्च ऊर्जा में जाते हो निम्न ऊर्जा स्तर से, ठीक है, तो जो ऊर्जा का अंतर है वो क्या रहने वाला है, ऊर्जा का अंतर कम हो जाएगा। ऊर्जा का अंतर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए -13.6, -3.4 माइनस। तो जैसे जैसे हम निम्न ऊर्जा के कोषों से उच्च ऊर्जा के कोषों की ओर जा रहे हैं, तो हम क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि जो ऊर्जा स्तर है उसमें क्या आ रहा है, ऊर्जा अंतर है उसमें क्या आ रहा है, कम होती जा रही है ऊर्जा अंतर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कम हो जाता है। बिल्कुल बच्चों अच्छे से पढ़ाया था, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही रहा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, परमाणु क्रमांक दिया है, यानी कि एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक किसने दिया था, मोजले ने दिया था साथियों। आवर्त सारणी 1913 में आई थी, हेनरी मोजले हमारे वैज्ञानिक थे, हेनरी मोजले। और मोजले ने ही जो एटम थे, परमाणु थे, उनके लिए क्या दिया था, क्रमांक दिया था, ठीक है ना, सीरियल दिया था। तो अपन कह देंगे परमाणु क्रमांक किसने दिया था, हेनरी मोजले ने। कब दिया था, 1913 में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से किस कक्षक में 2 गोलाकार नोड हैं। तो नोड निकालने के लिए बच्चों फॉर्मूला है n-l-1, ठीक है ना। तो आप निकाल सकते हो क्या कि वैसे तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन कह नहीं सकते इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर भी हम माने तो n यानी कि नंबर ऑफ कोष, तीसरे को मानना 3, और d सबसेल के लिए जो l की वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है, 2 माइनस कितना, 1, ठीक है ना। तो 3 - 2 1 और 1 माइनस माइनस का 1 होकर 2 हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 गोलाकार नोड पूछ रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी मान सकते हैं अभी के लिए तो, ठीक है ना। और ऑफिशियल आंसर किसे ही पता लगेगा भाई इसका। तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक समतलीय तथा अध्रुवीय है। तो देखिए इसमें राइट आंसर XeF4 हो जाएगा। XeF4 की बात करें तो आपको हमने सिखाया था ज़ेनॉन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 2 लोन पेयर रहेंगे, ठीक है ना। तो जो अपन बात करें कि भाई इसकी ज्यामिति क्या रहेगी, वो तो हो जाएगी क्या, प्लेनर समतलीय है। और ये कैसा रहेगा, नॉन पोलर होता है, अध्रुवीय होता है, यानी कि म्यू का मान यहाँ पर निकलेगा कुछ ना कुछ तो, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुरुजी, ठीक है ना। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डाई बोरॉन के अणु में 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन बंधनों की संख्या हमसे पूछ रहा है। तो डाई बोरॉन का फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या, देखिए V2S6 हो जाएगा। और अपन बनाते हैं बोरॉन, 2 हाइड्रोजन, बोरॉन, इधर भी 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। और बोरॉन की वैलेंसी भी इस पेपर में पूछी गई है बच्चों। तो देखिए एक जैसे क्वेश्चन आ गए तो बोरॉन की वैलेंसी या संयोजकता की वैल्यू कितनी बताइए आपको, 3, यानी कि बोरॉन जितनी वैलेंसी उतने ही क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। तो बोरॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, लेकिन हमारे पास अभी एटम कितने, हाइड्रोजन 2। कैसे जुड़ते हैं, देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन कंप्लीट वैलेंसी से जुड़ जाएगा, ये हाफ वैलेंसी से जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन कंप्लीट से और ये हाफ से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में आपको ये बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, 3 कार्बन और 2 इलेक्ट्रॉन वाले, इन बॉन्डों की संख्या हम कह सकते हैं कितनी दिख रही है बच्चों, 2, यानी कि बनाना बॉन्ड 1 और 2। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वें आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या है। मैंने पीरियडिक पढ़ाई, उसमें एक जो पीरियड है उसमें आपको बताया था, लिखा है आपकी नोटबुक में नोट है कि पहले कोष को क्या कह रहे थे हम, पहले कोष को कहा था हमने क्या, अति लघु आवर्त। क्या कहा था, अति लघु आवर्त, ठीक है ना। और इस अति लघु आवर्त में तत्वों की संख्या बताई थी 2, कौन से होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड हमने कहा था लघु आवर्त, ठीक है ना। और लघु आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, 8। कितनी होती है, 8। लिथियम से और नियोन तक, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। और तीसरे को भी हमने क्या कहा था, नाम दिया गया था, पहले आवर्त का नाम अति लघु आवर्त 2 तत्व, दूसरे का लघु आवर्त 8, तीसरे का लघु आवर्त, इसमें भी कितने तत्व थे, 8। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। क्लियर। नेक्स्ट चौथे की हमने बात की तो इसको नाम दिया था दीर्घ आवर्त। और दीर्घ आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी बताई, 18, कितनी, 18। और 5वें का नाम भी क्या दिया था बच्चों, दीर्घ आवर्त दिया था, इसमें तत्वों की संख्या कितनी है, 18, ठीक है ना। नेक्स्ट था 6वें का नाम अति दीर्घ आवर्त। क्या नाम था बेटा, अति दीर्घ आवर्त। और अति दीर्घ आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, 32। क्लियर। और नेक्स्ट जो अपना अंतिम आवर्त है या पीरियड है वो उसका नाम भी क्या बताया था, अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, 32, ठीक है ना। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह क्वेश्चन को आपके सामने पेश करें, फिर हमें पता है कि आपको जल्दी है, आप आंसर की मिलाना चाहते हो, अभी आप इतना समय हमें नहीं दे पाओगे कि प्रत्येक क्वेश्चन की एक्सप्लेन को देखें। तो अभी तो हम जल्दी में आपको यही कर रहे हैं कि भाई क्वेश्चन का आंसर आप तक पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा और अच्छे से सोल्यूशन कराएंगे। तो इसमें राइट आंसर अपना रहने वाला है कितना गुरुजी, 18 हो जाएगा, 18 5वें आवर्त में, ऑप्शन ए, ठीक है ना। बोरॉन की संयोजकता, वैलेंसी, कहा ना वैलेंसी के बिना केमिस्ट्री में क्या है, तो बोरॉन हमने कहा था क्या, बोरॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले तो एटॉमिक नंबर कितना, 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p1। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। और मैंने कहा था किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तक तो होते हैं तो वो उसकी क्या मानी जाती है, वैलेंसी या संयोजकता। तो बोरॉन की संयोजकता ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा पर त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान हो जाएगा, ऑप्शन सी 1.23 नैनोमीटर में। क्लियर। देखिए उस रासायनिक प्रजाति को चुने जो केंद्रीय परमाणु के बारे में इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति से गलत तरीके से मेल खाती है। यानी कि आपको यहाँ पर दिया गया है नाइट्रेट, नाइट्रेट यानी कि NO2-, ठीक है ना। और NO2- की हम आपसे बात करें तो यहाँ पर दिया गया है ट्राइगोनल प्लेनर यानी कि समतल त्रिकोणीय है। तो देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो डबल बॉन्ड से 1 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है ना, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर जो हमें आकृति देखने को मिल रही है वो कैसी मिल रही है बेटा, समतल त्रिकोणीय है, ठीक है ना, समतल त्रिकोणीय है। नेक्स्ट है परक्लोरेट यानी कि ClO4-, ClO4-। सेंट्रल एटम कौन सा है, क्लोरीन, ठीक है ना, माइनस चार्ज आ रहा है, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 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 और ऑक्सीजन। तो ऐसी शेप आपको कहाँ पर देखने को मिली थी, कहाँ पर मिली थी साथियों, टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय है। बिल्कुल ये भी सही था, नाइट्राइट त्रिकोणीय समतलीय है, परक्लोरेट टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय है। सल्फाइड की बात करें आपसे तो सल्फाइड में आप देखिए SO4-2, SO4-2। सेंट्रल एटम कौन सा, सल्फर। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, -2 यानी कि 8। तो सल्फर भी कितनी ऑक्सीजन जोड़ेगा, 4 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ लेगा। और जो शेप बनाएगा, ज्यामिति बनाएगा वो क्या रहने वाली है, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय है। क्लियर। चलिए
लेकिन यहाँ पर दे रखा है पिरामिडल, यहाँ पर दे रखा है पिरामिडल। तो ये कह रहा है कि उस ऋणायनिक प्रजाति को चुने जो केंद्रीय परमाणु के बारे में इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति से गलत तरीके से मेल खाती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल पिरामिडल नहीं होती, सल्फेट जो सल्फाइड होता है उसकी जो शेप बनेगी या ज्यामिति की हम बात करें वो होती है टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय है, ठीक है ना। क्लोरेट यानी कि SO4-2, क्लोरेट ClO3 माइनस, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर क्लोरीन है वो किससे जुड़ जाएगा, क्लोरीन 7 होते हैं बाह्यतम कोश में, -1 यानी कि 8 हो गए, 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़कर 1 लोन पेयर आ जाएगा। तो टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय रहेगी भाई इसकी भी। तो राइट आंसर सल्फाइड पिरामिडल नहीं होता, ये गलत है भाई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आप लोगों से। तो देखो अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक की इकाइयाँ, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक की इकाइयों की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक की इकाइयाँ समान होती हैं। काफ़ी पढ़ाया मैंने कि अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक, ठीक है ना, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट किसके लिए समान रहता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। और ये भी कहा था कि बेटा शून्य कोटि अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली बार भी शून्य कोटि से पूछे गए थे, लगातार 2 बार से यहीं से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है बेटा। चलिए प्रथम क्रम अभिक्रिया का 90% 32 मिनट्स में पूरा हो गया तो 90.9% अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो दर समीकरण था हमारे पास, अभिक्रिया वेग समीकरण, वो K बराबर था 2.303 अपॉन T log 10 और A यानी कि प्रारंभिक सांद्रता और कुछ समय के पश्चात सांद्रता A माइनस एक्स। यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे तो K का जो मान आ जाएगा वो K की वैल्यू आ जाएगी कितनी, लगभग आ जाती है 0.143। पूरे को सॉल्व कर लेना। देखो सॉल्व कैसे करोगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। K बराबर 2.303, T की वैल्यू दे रखी है कितनी 32 मिनट, ठीक है ना। log 10 A यानी कि प्रारंभिक सांद्रता 100 मानते हैं और कुछ समय पश्चात सांद्रता 100 में से जो x कितनी 90%, ठीक है ना, ये हो जाएगी। तो K की वैल्यू सॉल्व करोगे तो आ जाएगी 0.143, ठीक है ना। अब T हमें निकालना है, वो कह रहा है अभी समय पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना। तो T का मान अब रख देना 2.303 अपॉन K log 10, देखो यहाँ पर log 10 100, तो log 10 100 की वैल्यू कितनी होती है 2, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो log 10 100 की वैल्यू कितनी 2, log 10 A यानी कि 100 और हमसे पूछ रहा है क्या कि 99%, तो 100 में से कितना घटा देंगे यहाँ पर 99.9%। तो T बराबर आपके पास आ जाएगा 2.303, K की वैल्यू रख देना 0.143 log 10 100 में से 99.9% गया तो 0.1 बचा, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना बच जाएगा, एक ऊपर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो log 10 कितना हो जाएगा 1000 और 1000 log 10 1000 की वैल्यू कितनी होती है 3, ठीक है ना। तो T बराबर आप क्या करोगे 2.303 इंटू कितना 3 अपॉन 0.143, ठीक है ना। इससे आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, T का मान मिल जाएगा, ठीक है ना 6 हाँ बिल्कुल, देखिए 6 पॉइंट करके कुछ आता है तो आप इसको सॉल्व करना 48 मिनट आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 48 मिनट ऑप्शन सी, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ थोड़ा समय को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चनों को जल्दी करा रहे हैं, ठीक है ना। आदर्श गैस के मामले में समतापी प्रसार के लिए, आदर्श गैस के मामले में समतापी प्रसार के लिए डेल जी का जो मान रहता है वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, डेल जी बराबर -T डेल एस ऊष्मा गति की है, ऊष्मा का प्रवाह, ठीक है ना। कोलाइडल तंत्र में कणों का आकार बताया था कितना 10⁻⁻6 से 10⁻⁹ मीटर में पूछे तो ये बताया था साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। H3PO4- का संयुग्मी क्षार है। मैंने कहा था कंजुगेट बेस पूछता है आपसे संयुग्मी क्षार कैसे सॉल्व करते हैं, तो संयुग्मी क्षार कौन बनाएगा, संयुग्मी क्षार बनाता है अम्ल। तो संयुग्मी क्षार बनाने के लिए कौन बनाएगा, अम्ल। अम्ल क्या करेगा H+ डोनेट करेगा, अम्ल क्या करता है H+ डोनेट करता है और साथ में क्या बनता है संयुग्मी क्षार, ठीक है ना।
ऐसे बनता है साथियों। तो यहाँ पर हमारे पास H3 अम्ल के रूप में कार्य करेगा, H3PO4 का माइनस, ठीक है ना। और यहाँ से प्रोटॉन जब निकलेगा H प्लस तो ये बनाएगा H2 भाई, एक प्रोटॉन निकल जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H2PO4 माइनस, ठीक है ना। यहाँ से H प्लस निकल गया और साथ में क्या बना H2PO4 माइनस, ठीक है ना। H3 से एक ही जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुचुंबकत्व प्रदर्शित नहीं होता है। मैंने काफ़ी कहा कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, कहा था कि नहीं कहा था, खूब कहा था, पेपर इजी है बिल्कुल, इतना नहीं है, 2-4 क्वेश्चन तो बेटा मिलते ही हैं, ठीक है ना। तो देखिए अनुचुंबकत्व यानी कि क्या पूछ रहा है, पैरामैग्नेटिक पूछ रहा है। पैरामैग्नेटिक यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या किस में निकलेगी, वही क्या हो जाएगा, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करेगा। और जो डायमैग्नेटिक होगा वो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, पेयर रहेंगे, जोड़े के रूप में रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा बेटा, क्यों, CuI, ठीक है ना। तो यहाँ पर CuI यानी कि Cu प्लस और I माइनस जब आयनित होते हैं तो Cu प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हो, आर्गन Ar के बाद में 4s0 और 3d कितना हो जाएगा 10, यानी कि जो d सबसेल है, d उपकोष है, उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने 5 और 5 ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 10, ठीक है ना। और 10 इलेक्ट्रॉन आप जानते हो सभी के सभी कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं, युग्मित होते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। चलिए बच्चों आज के लिए धन्यवाद। और अभी आपके लिए बायोलॉजी की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ भी आप अपने क्वेश्चनों को देखें। धन्यवाद बच्चों, इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है ना। चलिए।